Let's begin with our today's topic. And today we will going to do our features of business environment. And yesterday we had done about the nature of business environment, and today we will going to do about features of a business environment. आज हम इसके फीचर्स करेंगे, कल हमने नेचर किया था। नेचर और फीचर्स काफी हद तक तो सेम ही होते हैं, और कोई लोग तो पाएंगे उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता। हाँ, नहीं होता, बस हल्का सा नेचर मतलब होता है हाउ इट बिहेव्स, और फीचर्स मतलब होता है उसकी क्वालिटीज। तो आप अगर इसमें थोड़े नेचर के भी पॉइंट ऐड कर दो तो नो प्रॉब्लम, और फीचर्स में नेचर के कर दो, मतलब दोनों को कोरिलेट कर दो, इंटरचेंज कर दो, नो प्रॉब्लम। बट मैंने आपको डिफरेंट ही पॉइंट लिखवाए हैं, कल भी डिफरेंट है और आज भी डिफरेंट है, तो मैं आपको उसी अकॉर्डिंगली करवाऊंगी डिफरेंट वाले। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का, फर्स्ट है दिस इज द स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स में क्या आ जाता है? इट इंक्लूड्स ऑल द स्पेसिफिक फोर्स सच एज इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारी सारी स्पेसिफिक फोर्स आ जाती है, और स्पेसिफिक फोर्स का क्या होता है, क्या मतलब होता है स्पेसिफिक फोर्स में? जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं। आप मुझे बताओ ना, स्पेसिफिक क्यों कहा गया है? Why it is called as specific? नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक अलग अलग लोग होते हैं। जैसे इन्वेस्टर्स, हर कंपनी के अलग इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स हर कंपनी के अलग कस्टमर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स हर ब्रांड के, हर प्रोडक्ट के अपने अलग कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ये जनरल नहीं रहते, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये हर फैक्टर्स को अलग इफेक्ट करता है, हर चीज के लिए डिफरेंट होते हैं, डिफर होते हैं, हर टाइम के लिए ये डिफर होते हैं। ये हर कंपनी के लिए डिफर रहते हैं, ये हर सिचुएशन में सेम नहीं रहते, इसलिए इन्हें स्पेसिफिक कहा गया है। क्लियर? पहली बात तो आप ये लिख देना, जब भी आपसे फर्स्ट पूछा जाए स्पेसिफिक फोर्स, तो इट इंक्लूड्स ऑल द स्पेसिफिक फोर्स, और स्पेसिफिक फोर्स इंक्लूड्स इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एटसेट्रा। और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो हमारा सम टोटल होता है सारे स्पेसिफिक फोर्स का। बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल अवर स्पेसिफिक फोर्स। सारी स्पेसिफिक फोर्सेस का कॉम्बिनेशन हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। क्लियर? अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारा जर्नल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट हम इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द जर्नल फोर्सेस गाइडिंग द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा सम टोटल होता है सारी जर्नल फोर्सेस का, जो हमारी कंपनी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अब जर्नल फोर्सेस में क्या आ जाएगा? इसमें इंक्लूड हो जाएगा हमारी सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक, सारी चीजें। अब ये मुझे आप बताओगे कि इनको जर्नल फोर्स क्यों कहा गया है? वाई? हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमारी सपोज करो कोई कंपनी है या कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारा सेम होता है सबके लिए। जैसे कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, वो रहती तो सेम हमारे सबके लिए है ना। उन्होंने कहा कि ये कंपनी को अफेक्ट करेगी। अब कंपनी तो वो कोई भी हो सकती है ना, चाहे आपकी क्लोथ्स की हो या आपकी किसी और प्रोडक्ट की हो, वो रहेगी तो सारी कंपनीज के लिए सेम। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नल फोर्सेस में हमारी वो चीजें इंक्लूड होती है, जैसे अगर कोई सपोज करो फोन को कैमरे के बदले में फोन आए हैं, वो फोन के किसी एक ही सेक्टर के लिए आएंगे, किसी एक ही पर्टिकुलर रीजन के लिए आएंगे? बताओ। नो, नहीं ना। तो जनरल फोर्सेस हमारी वो फोर्सेस होती हैं जो सबके लिए सेम होगा। भाई मोबाइल का इन्वेंशन हो या कोई न्यू मशीन आएंगे, तो वो क्लोथिंग सेक्टर के लिए भी आएगी, ईटिंग सेक्टर के लिए भी आएगी, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के लिए भी आएगी, अप्लायंसेस सेक्टर के लिए भी आएगी, सबके लिए आएगी। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर किसका पार्ट होता था? जनरल फोर्सेस का, स्पेसिफिक फोर्सेस का? हाँ, तो आप कॉम्पिटिटर्स देखो। अब कोई, अगर कोई कंपनी सपोज करो कोई ड्रेसेस प्रोड्यूस करती है, क्लोथ्स बनाती है, क्या उसका कंपटीशन खाने की पार्ले जी वाली कंपनी के साथ होगा, या दूसरी, अगर सपोज करो कोई रेडीमेड गारमेंट बनाता है तो दूसरे सूट की जो सूट साड़ीज होते हैं उसके साथ उसका कंपटीशन होगा? बताओ। तो यही कह रहे हो ना, तो इसलिए ये स्पेसिफिक
फोर्सेस होती है, उनका जो क्लोथिंग की कंपनी होती है उनका दूसरों से कोई मतलब नहीं होगा, फूड वाली कंपनी से। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारी स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं वो एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए स्पेसिफिक रहती है, जनरल फोर्सेस हमारे सबके लिए सेम रहती है। क्लियर? अब एक बार स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होता है आप बता दो। वेरी गुड। और जनरल? वेरी गुड, करेक्ट। चलो अब थर्ड पढ़ते हैं। थर्ड है डिफरेंट फॉर ऑल द प्लेसेस। ये इट डिफरेंस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। कितनी अच्छी लाइन है। जो हमारा ये होता है हमारा बिजनेस एनवायरमेंट, ये हर जगह से जगह पे डिफर होता है, रीजन से रीजन डिफर होता है, कंट्री से कंट्री डिफरेंट होता है। अगर आप सोचो कि जो बिजनेस एनवायरमेंट हमारे इंडिया का है वही बिजनेस एनवायरमेंट अमेरिका का हो, या वही बिजनेस एनवायरमेंट चाइना का हो, या वही बिजनेस एनवायरमेंट यूएसए अमेरिका या कनाडा वगैरह का हो, देन दैट्स नॉट वॉन्ट बी अ पॉसिबल केस। जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट एक पर्टिकुलर जगह का होता है वो एक ही कंट्री के लिए होता है। अब कंट्री के लिए सेम रहता है, ये तो आ गया आपका कंट्री टू कंट्री डिफर। कुछ चीज होती है हमारे रीजन टू रीजन डिफर। जैसे आपने ये देखा होगा, जिस जगह जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होती है वो वहीं पे ज्यादा अवेलेबिलिटी में मिलता है, ज्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है। जैसे अगर किसी चीज का प्रोडक्शन, जैसे छोटा नागपुर बताओ किस चीज के लिए फेमस है, आपको पता होगा। ऑरेंजेस, संतरे। नागपुर जो छोटा नागपुर है वो ऑरेंजेस के लिए फेमस है। तो ये ऑरेंजेस के लिए फेमस होता है। तो जो वहां पे ऑरेंजेस तो सस्ते रेट पे मिलते होंगे। अब जैसे ईस्टर्न यूपी है, ईस्टर्न यूपी में दूध थोड़ा सस्ता है शायद, मे बी, तो वहां पे स्वीट्स बहुत कम रेट पे मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस जगह जिसका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, रीजन की बात करो, रीजन टू रीजन, उस जगह वो चीज लेस कॉस्टली मिलती है। तो कहने का मतलब ये बिजनेस एनवायरनमेंट की पॉलिसीज तो सेम रहती है, लेकिन वो अप्लाई डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग कंट्री में डिफरेंट होती है, रीजन वाइज रीजन डिफरेंट होती है, प्लेसेस वाइज प्लेसेस डिफरेंट होते हैं। एक बात बताओ, कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आई तो वो इंडिया में ज्यादा अमाउंट में अडॉप्ट की जाएगी या अमेरिका में? रीजन मीन, हाँ जी, उनके पास पैसा ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, कोई ये नहीं कहेगा कि उसका मतलब चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट चेंज होगा। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट तो वो ही रहेगा। बस बात ये होती है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट किस अकॉर्डिंगली कोई अडॉप्ट करे उसकी पॉलिसीज को, वो कंट्री टू कंट्री डिफर हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएसए डिफरेंट फ्रॉम यूके। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की कंडीशन है वो यूएसए से यूके में डिफरेंट है, यूके से इंडिया में डिफरेंट है, इंडिया से कनाडा में डिफरेंट है, हर कंट्री में डिफरेंट है। टेस्ट्स एंड वैल्यूज cherished by people in Bangladesh, India, Brazil and USA vary considerably. पहले तो मुझे VARY वेरी का मतलब बता दो। What is the meaning of vary? वेरी गुड। डिफर। टेस्ट्स एंड वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे इंडिया में आज भी काफी लोग प्योर वेज है, वेजिटेरियन चीजों को पसंद करते हैं। तो अब ये बांग्लादेश में इतने, मतलब जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। तो टेस्ट चॉइस आज भी यहाँ पे थोड़े इतने ज्यादा, अगर मैं सब लोगों को ना मानूं तो मैक्सिमम अमाउंट में आज भी यहाँ पे अच्छे सेंसिबल क्लोथ्स ही चलते हैं, और वहाँ की कंट्री में किसी भी टाइप के वेस्टर्न क्लोथ्स चलते हैं। तो जो टेस्ट जो चॉइस होता है वो हर कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। जैसे बांग्लादेश के पीपल का कोई और कल्चर होगा, वो और चीजों को प्रेफर करते होंगे, इंडिया का कोई और, ब्राजील का कोई और, यूएसए का कोई और। क्लियर?
नेक्स्ट, दे आर बेस्ड ऑन डिफरेंट वर्किंग ऑफ डिफरेंट कंट्री। ये अलग अलग लोगों की, अलग अलग पीपल की अलग अलग वर्किंग पे डिपेंडेंट होता है। दोबारा सुनो, ये अलग अलग लोगों के, अलग अलग पीपल की अलग अलग कंट्री पे डिपेंडेंट होता है। क्लियर? एक बार मैं दोबारा आपको सब टोटल में बता देती हूँ। डिफरेंट फॉर ऑल प्लेसेस में क्या आ जाएगा? डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्लेसेस का मतलब होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो पॉलिसीज होती है वो कभी भी हर जगह के अकॉर्डिंग चेंज होती है, कभी भी सेम नहीं रहती। ये रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, प्लेसेस टू प्लेसेस डिफरेंट होता है। ये डिपेंडेंट करता है कि उस कंट्री की वर्किंग कैसी है, उस कंट्री में क्या प्लान्स एंड पॉलिसीज है। जैसे हाँ, वो पॉलिटिकल कंडीशन यूएसए यूके की डिफरेंट होती है, और टेस्ट चॉइस वैल्यूज पीपल ऑफ बांग्लादेश इंडिया जापान यूके यूएसए की डिफरेंट होती है फ्रॉम ईच अदर। डू यू गॉट माय पॉइंट? चलो लेट्स सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। इट इज द सराउंडिंग सिचुएशन। अब ये आपको पता ही होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी सराउंडिंग सिचुएशन होती है। सराउंडिंग सिचुएशन, हाय हाय, अभी तो गए थे फिर आ गए। सराउंडिंग सिचुएशन में क्या इंक्लूड होता है? हाँ जी, सराउंडिंग, रुक जाओ, चलो एक मिनट रुक जाओ। हाँ, but basically जो environment होगा ना, surrounding में क्या आता है? जैसे business environment दो चीजों से मिलके बना, business और environment, तो environment में क्या आ गया? ये बताओ। वातावरण, वातावरण जिसमें आए हाय, वातावरण जिसमें, हाँ मतलब बेसिकली सराउंडिंग्स में आते हैं जिसमें आसपास हम, जैसे हमारी सराउंडिंग कैसी है, पर्सन्स की सराउंडिंग जहाँ पे आसपास हम रहते हैं, ऐसे बिजनेस की सराउंडिंग क्या होती है? जहाँ पे बिजनेस सस्टेन करता है, उसका आउटसाइडर एनवायरनमेंट वो हमारी सराउंडिंग में आ जाती है। इट इज द सराउंडिंग सिचुएशन, मतलब इट मीन्स द सराउंडिंग्स विद इन विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। ये वो सराउंडिंग्स होती है जिसके अंतर्गत हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क अपॉन करती है, जिसके अंतर्गत हमारे बिजनेस वर्क करता है। दे आर कलेक्टिवली क्रिएट्स अ सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन। वाह वाह, कितनी अच्छी लाइन है, देखो ये हमारी ओवरऑल कलेक्टिवली प्रोसेस होता है सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन का। पता नहीं इनकी टेक्नोलॉजी और एक क्या बच गया, टेक्नोलॉजी और डेमोग्राफिक, है ना, इनका एनवायरनमेंट से क्या दुश्मनी है, लेकिन मेन ये जो हमारी सराउंडिंग सिचुएशन में इंक्लूड होता है वो हो गया सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्लियर? अब ये पॉइंट ध्यान से देखना, इट इज मल्टी फेस्ड। मल्टी फेस्ड का क्या मतलब हुआ? जैसे कहे हम कि कोई पर्सन मल्टी फेस्ड है। हाँ जी, क्या मतलब हुआ? मतलब कह सकते हैं बहुत सारे, हाँ कई सारे फेसेस या कई सारे रूप। अब इसके रूप कैसे होते हैं इसके मैं आपको बताती हूँ। देखो, एनवायरमेंट चेंजेस रैपिडली बट देयर शेप एंड कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर। जो एनवायरमेंट होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। एनवायरमेंट कभी भी फिक्स, कभी भी सेम नहीं रहता। लेकिन जो एनवायरमेंट की नॉलेज या एनवायरनमेंट की शेप और करेक्टर डिपेंड करता है कि कितनी नॉलेज होती है ऑब्जर्वर की। वो ये बात है कि इंटेलिजेंट पर्सन का, इंटेलिजेंट बच्चों का, इंटेलिजेंट लोगों का देखने की किसी चीज को नजरिया अलग होता है, और अनइंटेलिजेंट और डफर लोगों का देखने का नजरिया अलग होता है। जिन लोगों को, सपोज करो मैं ये पढ़ा कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ कि अगर किन्हीं लोगों को पढ़ाई नहीं करनी तो उन्हें हर चीज में खोट नजर आएगी। खोट मतलब कमी नजर आएगी। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दे विल कंसीडर एवरीथिंग विद अ बिग काल्म आईज। वो हर चीज को बहुत ध्यान से, अच्छे से देखेंगे, अच्छे नजरिए से देखेंगे। यही बात हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की होती है। जिन लोगों को बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज है, जैसे हम जैसे कॉमर्स के बच्चों को, वो लोग तो उसको एक अच्छे नजरिए से अपॉर्चुनिटी के रूप में देखेंगे। और जिन लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, एग्जाम्पल साइंस के बच्चों को या आर्ट के बच्चों को, जिनको इसमें नॉलेज इस चीज की नहीं है,
वो इसको एक ना पॉजिटिव आउटकम की बजाय इसे अपने लिए थ्रेड या अपने लिए मुसीबत के तौर पे कंसीडर करेंगे। मैं बताती हूँ कैसे। जस्ट सपोज करो, आप मुझे बताओ बिजनेस एनवायरनमेंट का मेजर वर्क क्या होता है? टू फाइंड आउट। वेरी गुड। अब जो लोग नॉलेजेबल फैलो होंगे और काइंड ऑब्जर्वर होंगे, वो लोग तो इसे कंसीडर करेंगे एज अ मतलब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को अच्छा मानेंगे। और जो लोग इंटेलिजेंट नहीं होंगे, जिनके पास नॉलेज नहीं होगी, जो आर्ट और साइंस साइड के होंगे, वो इसे क्या मानेंगे? भाई इसमें तो बड़े बेकार है बिजनेस एनवायरनमेंट, हर वक्त थ्रेड्स ही थ्रेड्स बताता रहता है, हर वक्त हमारी वीकनेस ही वीकनेस बताता रहता है, हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को तो कंसीडर ही नहीं करता। तो यहाँ पे मल्टी फेस्ड आ जाएगा। मल्टी फेस्ड मतलब बहुरूपीय, बहु चीजें, मतलब जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होती है। तो मल्टी फेस्ड का यही मतलब हो गया कि दिस चेंजेस इज वेलकम्ड एज एन अपॉर्चुनिटी व्हाइल अदर टेक इट एज अ थ्रेट फॉर देयर सर्वाइवल। कुछ लोग इसे अपॉर्चुनिटी मानते हैं और कुछ लोग इसे थ्रेड मानते हैं। ये डिपेंड करता है नॉलेज ऑफ द ऑब्जर्वर के लिए। इसी तरह से, इसी वजह से जो लोग इसे स्ट्रेंथ और अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरह कंसीडर करते हैं, वो उनका एक चेहरा हो जाएगा, और जो लोग इन्हें अपनी थ्रेड और वीकनेस के ऊपर कंसीडर करते हैं, वो उसका दूसरा चेहरा हो जाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं ये हमारा मल्टीफेस्ड होता है। इज दैट क्लियर? शॉर्ट में एक बार ये मल्टीफेज तो आप भी मुझे दोबारा बता दो शॉर्ट में। डेंजर एज अ थ्रेड, राइट, वेरी गुड। समझ गए? चलो बच्चा, सिक्स्थ पॉइंट है, इट नीड्स मिनट स्टडी बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कितनी अच्छी लाइन है। मैं कह रही हूँ ना, आप जो अंदर का लर्न करो मत करो, अपनी लैंग्वेज को बना लेना, बट ऊपर की हेडिंग हेडिंग तो मेरी जरूर लर्न करना, बिकॉज ये निचोड़ होता है आपकी कई बुक्स का और कई जगह का। इट नीड्स मिनट स्टडी। मिनट स्टडी मतलब क्या होता है? इस पूरी लाइन का क्या मतलब? और नीचे मत पढ़ना, ऊपर ऊपर से लाइन पढ़ के बताओ। इट नीड्स मिनट स्टडी बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, उन्हें इसकी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने के लिए। मिनट स्टडी मतलब एक भी मिनट वेस्ट किए बिना बहुत डीप स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट की कंडीशन को समझ सके। समझे? देखते हैं, एवरी बिजनेस नीड्स डीपर स्टडी टू अंडरस्टैंड इट, ओनली द प्रोफिशिएंट डीपर स्टडी is required to properly understand the business environment। business environment को समझने के लिए डीपर स्टडी रिक्वायर होती है, डीप स्टडी रिक्वायर होती है। जिनके पास डीपर नॉलेज, डीपर स्टडी होती है, वो ही इसे अच्छे से कंसीडर कर पाते हैं, या वो ही इसे अच्छे से नोटिस कर पाते हैं। जिनके पास डीपर नॉलेज नहीं होती, वो इसे नहीं समझ पाते। और डीपर नॉलेज किसके पास होती है? कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास, राइट। मैं सच कह रहा हूँ, आपको लगता होगा ये मैं मजाक में पॉइंट ले रही हूँ, मजाक की बात नहीं, सच्ची बात है। साइंस और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास, आर्ट्स के वाले तो शायद कंपनी में जाते भी नहीं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट और साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कुछ ही नहीं पता होता है, और जाते तो वो भी कंपनी में जॉब करने, भले ही वो किसी और फील्ड में हो, कॉमर्स वाले किसी और फील्ड में हो, बट उनको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में नथिंग पता होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिजनेस स्टडीज तो, देखो इकोनॉमिक्स और अकाउंट से तो इतना फर्क पड़ता नहीं किसी और को, लेकिन बिजनेस स्टडीज की नॉलेज सबको होनी चाहिए इन ऑर्डर टू कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस। किसी भी काम को करने के लिए बिजनेस स्टडीज की नॉलेज होनी कंपलसरी होती है। खैर छोड़ो, आपको ये बात समझ आ गई इट नीड्स मिनट स्टडी का मतलब? लास्ट इज एनवायरमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग गो टुगेदर। मतलब एनवायरमेंट और बिजनेस प्लानिंग साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट रेफर किया गया,
वही बात है, हर कंपनी अपनी प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाती है बिजनेस एनवायरनमेंट को कंसीडर करते हुए। दे बोथ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एनवायरनमेंट अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग, एनवायरनमेंट प्लानिंग के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है और पॉलिसी फॉर्मेशन को हेल्प करती है। समझ गए? मतलब सारी प्लानिंग हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंसीडर करते हुए ही बनती है। इज दैट क्लियर? आज का पहले अभी केस स्टडी से पहले पहले इसके नेचर फीचर को स्क्रॉलिंग कर लो, कोई डाउट हो तो। थक गए? चलो कोई बात नहीं, बस एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं। आज बहुत पढ़ी है। आप ना दो, जब मैं कहूँगी तब रुकना, फटाफट रीड करो। फुल स्टॉप के बाद नहीं, जब मैं कहूँगी तब रुकना। एक मिनट, रुको बच्चा। जो फर्स्ट मास्टर एक लीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी इंडस्ट्री की, और इसने एक मीटिंग रखी है जिससे ये पता चल जाए कि कंपनी में क्या दिक्कत है, फेलियर के क्या रीजन है। रीड करो आगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी मार्केट में सुपरमेसी चाहती है, मतलब अपनी मार्केट में दबदबा चाहती है, मार्केट में अवेयर करना, अपग्रेड करना अपने आप को चाहती है। इसके लिए उसने मीटिंग को, कंपनी की मीटिंग को दो पार्ट में भाग बांट दिया। पढ़ो आगे। पहली पार्ट में कौन कौन सी चीजें डिस्कस की गई है? कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स वगैरह, सप्लायर्स। और दूसरे पार्ट में कौन सी चीजें डिस्कस की गई है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एटसेट्रा। आगे। ये इससे ये पता चला कि कंपनी, ये फिर आ गया, हद हो गई। कितनी बार आते सेम ही तरह के। तो आधे एक लेक्चर ने कंप्लीट करने के लिए 10 बार आ गए। तो कंपनी जो ये कंपनी है, इन्हें पता चला कि डोमेस्टिक मार्केट में, यानी हमारी जो डोमेस्टिक इंडिया की मार्केट है उसमें तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन बाहर की मार्केट में इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। तो इसके बाद पता चला कि डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई जिससे हमारी आफ्टरवर्ल्ड मार्केट में भी अच्छे से लुकआउट हो सके। आगे बढ़ो। कंपनी की मीटिंग के बाद ये पता चला कि कंपनी न्यू गेन्स को, न्यू प्रॉफिट को अर्न करने में आगे लगी हुई है। तो विच फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैव बीन हाइलाइटेड इन द अबव केसेस? बस। तो अबव केसेस में कौन कौन से फीचर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के? चलो बता दो कितने फीचर्स है, कौन कौन से हैं, बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। और और वेरी गुड, इसका नाम क्या होगा? डिफरेंट फॉर ऑल द प्लेसेस। डिफरेंट फॉर ऑल द प्लेसेस। तो आप इन तीनों को लिखना और इन तीनों को डिफाइन कर देना। ठीक है? चलो फटाफट भाग भाग के एक बार ये सेकंड वाली भी पढ़ लो। पूरा पढ़ लो, पूरी खंडी पढ़ लो।
तो फ्रिज, मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ब्राइट सर्विस एक टैक्सी प्रोवाइडर है, उसने अपनी कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज करने के लिए सोचा 50 करोड़ रुपीज का। हाउएवर पिछले समय में उसने न्यू सर्विसेज प्रोवाइडर्स आ गए कंपनी में जो मार्केट में जो इतने एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो कंपनी ने गुड टीम ऑफ टेक्नीशियंस, ड्राइवर, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स मंगवाए। कंपनी हमेशा न्यू सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करती रहती है। कंपनी को ये पता चला कि डिफरेंट फैक्टर्स है जैसे ट्रैफिक रूल्स, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स, और कंपनी को ये पता चला हर कंट्री के फीचर्स डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। तो बताओ इसके फीचर्स कौन कौन से हैं कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट के? हाँ जी, और नेचर भी बता दो। इस वाले में नहीं, नेचर में भी चले जाओ क्योंकि इन दोनों को कई जगह कंबाइन ही करके बताया है। तो नेचर में बता दो, पिछले वाले में जो हमने कल पढ़ा था। अनसर्टेनिटी, जैसे इसमें अचानक से मार्केट आ गई तो अनसर्टेनिटी, और इसमें कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती, अनप्रिडिक्टेबल। डायनामिक, ये हमेशा चेंजेबल हो जाता है, थोड़े थोड़े समय बाद चेंजेबल होता है। जैसे इसमें पहले कोई मार्केट में कंपटीशन नहीं थी, अब अचानक से दूसरी पॉलिसीज आ गई, तो 3 लिख देना, एक लिख देना डायनामिक, एक लिख दो अनसर्टेन, और एक लिख दो डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है। एक चीज याद रखना, आपने मैंने अलग अलग करवा तो दिए फीचर्स और नेचर्स को, लेकिन फिर भी आपने इन्हें कंबाइन करके ही रखना। मतलब जो केस स्टडी में आते हैं ना, वो कंबाइन में भी आ जाते हैं। आप ना याद कर लेना, कल वाले नेचर, आज वाले फीचर्स। आई थिंक 7 पॉइंट्स इसके और शायद 5 या 6 उसके थे। 12-13 पॉइंट्स के एटलीस्ट हेडिंग हेडिंग सबकी एक साथ इकट्ठी याद रखना। ठीक है। आप समझ आया? स्क्रॉलिंग कर लो एक बार, समझ आया आज का टॉपिक? समझ आया? कोई डाउट हो किसी चीज में तो पूछ लो। Okay, then that's all for today.